हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा खास है आपके पेपर्स के मद्देनजर, चूंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट, ये आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसुलेटिंग ऑयल है उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मापन किन किन टेस्ट के द्वारा किया जाता है, आज की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा चीज़ें समझते हैं कि इंसुलेटिंग ऑयल का कहाँ पर यूज होता है, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिससे सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर आए। इससे पहले की वीडियो आपको EIM का देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें मेजर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटिंग ऑयल, दोस्तों जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल होता है, विद्युत रोधन तेल होता है, उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हमें मापन करना है। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो विद्युत रोधन तेल का उपयोग आप परिणामित्र, परिपथ वियोजक, प्रारंभक, केबिल या फिर संधारित्र आदि में विद्युत रोधन और शीतलन और आर्क दमन के लिए करते हैं। इसका ओवरव्यू ये समझिए, ये कह ही रहा है जो आपकी इंसुलेटिंग ऑयल है उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आप ट्रांसफार्मर में करते हैं, सर्किट ब्रेकर में करते हैं, स्टार्टर में करते हैं, केबिल में करते हैं, कैपेसिटर में करते हैं। किस लिए करते हैं? इंसुलेशन अर्थात विद्युत रोधन के लिए करते हैं, शीतलन कूलिंग के लिए करते हैं और आर्क दमन के लिए करते हैं। विद्युत रोधन, शीतलन और आर्क दमन के लिए इसका यूज करते हैं। किसका? आप इंसुलेशन ऑयल का यूज करते हैं। किसमें करते हैं दोस्त? आप ट्रांसफार्मर में, सर्किट ब्रेकर में, स्टार्टर में, केबिल में, कैपेसिटर में, सभी में यूज करते हैं। केबिल दोस्त, ऑयल केबिल भी आती है, ठीक है, इसमें ऑयल इंसुलेशन होता है। ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सामान्यतः ये इंसुलेशन ऑयल होता है, ये यूज क्यों किया जाता है? तो यहां पर इसका उपयोग में लाए जाने वाला यह विद्युत रोधन बड़ा वैद्युत और ताप विसर्जक पदार्थ होता है, जो कि आपका नमी, ऑक्सीजन, अशुद्धियों और ताप से प्रभावित होकर खराब हो जाता है। यही कारण है कि इनका समय समय पर परीक्षण तदनुसार शुद्धिकरण करने की आवश्यकता होती है। इसका पॉइंट ये हुआ दोस्त कि जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन या फिर आपका इम्प्योरिटी बोले तो अशुद्धि या फिर टेम्परेचर, इन सभी का अगर इस पर प्रभाव पड़ता है, अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो ये आपका खराब हो जाता है। तो इन पर ना मॉइस्चर के इफेक्ट होना चाहिए, मतलब ना मॉइस्चर इसे चाहिए, ना ऑक्सीजन, ना इम्प्योरिटी, ना टेम्परेचर। इसके कारण क्या हो जाता है, इसकी क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खराब हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे मेंशन करेंगे। तो आपका जो ये खराब होता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट हम पता करेंगे कि आपका क्या, इसका मतलब जो आपका डाइलेक्ट्रिक जो आपकी इंसुलेटिंग ऑयल है उसकी क्या क्वालिटी है इस समय, इससे आप पता करेंगे, जो आज की वीडियो में टेस्ट की बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट आपको यह पता है कि जो आपका विद्युत रोधन तेल होता है, ये आपका क्या होता है, ये एक ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। इसे आप ट्रांसफार्मर अर्थात परिणामित्र तेल कहते हैं। अब आप सिंपल सा ये समझ चुके हैं कि जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज होता है, जो मिनरल ऑयल यूज होता है, वो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल ही होता है, उसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। ओके, यही आपका विद्युत रोधन तेल होता है। चलिए अभी धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। अब दोस्त, इनके गुण और दोष को पता करने के लिए हम यहाँ पर विभिन्न परीक्षण करेंगे। तो इनमें आइए चलते हैं। पहला यहाँ पर आपका आता है क्रैकल टेस्ट। क्या आता है? क्रैकल टेस्ट। ये क्या कहता है कि यह परीक्षण तेल में नमी की स्थिति जानने के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका परीक्षण तेल में नमी की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ क्रैकल इफेक्ट या क्रैकल टेस्ट। किस लिए किया जाता है? तो क्रैकल टेस्ट आपका जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है, जो इंसुलेटिंग ऑयल है उसमें अगर नमी है तो इसको पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे आप? क्रैकल टेस्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक बर्तन में तेल का नमूना लेकर उसमें 12.5 mm व्यास की एक रक्त तप्त धातु छड़ डाली जाती है। ओके, और यदि यहां पर कड़कड़ाहट की आवाज आती है तो जानना चाहिए कि तेल में नमी है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि आपने कोई ये बर्तन लिया, पात्र लिया, इसमें आपने क्या किया, एयर नहीं, आपने ऑयल, इंसुलेटिंग ऑयल को फिल कर दिया। अब यहां पर होता है क्या है कि आप 12.5 मतलब एक पैमाना अपना ये रखते हैं, ठीक है,
ये आप पैमाना अपने ये रखते हैं कि 12.5 mm की। अब ये जो चीज अपडेट है वही चीज यहां पर क्लियर किया जा रहा है कि 12.5 mm व्यास की आपकी एक रक्त तप्त धातु की छड़ को, मतलब पूरी हीट हो, गर्म हो, जब इसमें आप इसको करते हैं, अगर इस ऑयल से आपको कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है तो आप समझिए कि उसमें, उस इंसुलेटिंग ऑयल में आपके क्या है, मॉइस्चर अर्थात नमी है। अन्यथा अगर आपकी कड़कड़ाहट की आवाज नहीं आती है तो मॉइस्चर नहीं है। सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कोई बर्तन ही हीट हो जाता है, उसमें आप पानी ऐसे आप सिंपल सा मतलब आप वाटर को करते हैं वहां पे, तो बहुत तेज से आवाज आती है, तो क्या हुआ, वहां पर वो मॉइस्चर है, ठीक है, वो तो क्या आपकी वो मॉइस्चर मतलब एक जल है, वाटर है। तो इसी प्रकार अगर आपके इंसुलेटिंग ऑयल में अगर वाटर है अर्थात नमी है उसमें, तो तुरंत आपको बता देगा, अर्थात उसमें वाटर नमी है, तो आप जैसे ही 12.5 mm व्यास की रक्त तप्त धातु छड़ जब डाली जाएगी तो तुरंत वो बता देगा, अर्थात उसमें कड़कड़ाहट की आवाज अगर रहेगी तो आपका तुरंत आ जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इधर ले चलता हूं कि क्रैकल टेस्ट तो ये ठीक है, ये इंसुलेटिंग ऑयल ट्रांसफार्मर में थोड़ा कैसे वर्क करता है समझिए। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या क्या वर्क होता है थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद टेस्ट की तरफ चलता हूं। देखिए दोस्त, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका इस प्रकार से ट्रांसफार्मर है, इसमें आपका ये कोर होता है। पहले क्या, सबसे पहले क्या होता है, कोर। कोर में क्या होता है, दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी। और ये आपका क्या होता है, ये पूरा कोर आपका एक टैंक में आपका क्या होता है, बंद होता है। एक टैंक के अंदर क्या है, कोर है, कोर में क्या है, वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, अब इसमें पूरे आपका जो टैंक है इसमें क्या फिलअप है, इसमें आपका भरा हुआ है इंसुलेटिंग ऑयल, जिसकी हमारा टॉपिक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल इसे ही कहते हैं। इसमें पूरे में आपका फिलअप हुआ है और इसी के ऊपर आपका यहां पर जो लगा हुआ है ये आपका इस प्रकार से निकला है। यहां पर आपका लगा होता है, यहां पर आपका लगा होता है, एक आपका होता है दोस्त कंजर्वेटर। आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, कंजर्वेटर हो गया। और इसी के आगे आपका यहां पर लगा होता है, यहां पर आपका लगा होता है क्या, ब्रीदर। क्या लगा होता है, ब्रीदर। ये सभी ट्रांसफार्मर का पार्ट है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूं। और यहां पर आपका लगा होता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपका लगा होता है, ये होता है आपका बुकोल्ज रिले। क्या होता है, बुकोल्ज रिले। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं कि इसमें यूज क्या होता है, कंजर्वेटर या ब्रीदर या फिर कह सकते हैं कि आप बुकोल्ज रिले का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर क्या है कि आपका सबसे पहले क्या है, यहां पर ब्रीदर है। ब्रीदर अगर सबसे आगे है तो ब्रीदर क्या करता है, जो आपका ब्रीदर जो क्या करता है कि जो बाहर से आपकी एयर आ रही है उस एयर में जो वाष्प है, जो आपकी वाष्प है उसको क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है, वो अपने में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और बिना बिना आपके वाष्प की एयर को अंदर जाने देता है। ओके, और यहां पर एयर को वो मिलता है। चूंकि आपको पता है कि एयर में क्या होनी नहीं चाहिए, चूंकि अभी जो क्रैकल टेस्ट कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी नमी नहीं होनी चाहिए, तो उसी नमी को खत्म करने के लिए या फिर उसमें ना आए इसलिए आप ब्रीदर को आगे लगा देते हैं, जिससे वाष्प को अवशोषित रखे और अंदर जो आए एयर वो बिना वाष्प की एयर आपको मिले। ठीक है, जो आपकी चूंकि जो आपका मिल रहा है दोस्त वो उसको कूल रखे, ठंडा रखे, इसीलिए आप क्या करते हैं, एयर को अंदर भेजते हैं। लेकिन एयर कैसी होनी चाहिए, वाष्प रहित होनी चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रहे, मतलब नमी उसमें ना रहे। ओके, अब यहां पर एक यहां पर कंजर्वेटर हमने यूज किया, तो कंजर्वेटर अभी बताएंगे। उसके पहले आप समझ लीजिए बुकोल्ज रिले क्या करता है। बुकोल्ज रिले ये करता है दोस्त कि जो आपका यहां पर अंदर का इनर का पार्ट है जिसमें कोर है, कोर में आपका प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये पूरा कहां रखा हुआ है, ये एक टैंक के अंदर, टैंक में पूरा क्या भरा हुआ है, टैंक में जो रखा हुआ है इस टैंक में पूरा भरा हुआ है ऑयल, जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल है। इसमें क्या होता है, अगर इसके इनर पार्ट में, इसमें कहीं क्वाइल में या सर्किट में कहीं पर अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो तुरंत बुकोल्ज रिले आपको बताता है अलार्म के माध्यम से कि आपके अंदर सर्किट में कहीं फॉल्ट आ चुका है, इसको आप सही कीजिए। अगर कोई अचानक बहुत बड़ा फॉल्ट अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिक ये आपका बुकोल्ज रिले उसे हटा देता है, अर्थात कट कर देता है बुकोल्ज रिले। तो पहले तो आपको बताएगा, कोई छोटा अगर है तो वो आपको बताएगा, अगर कोई बड़ा है तो ऑटोमेटिक वो कट कर देगा। ये तो बुकोल्ज रिले का हुआ। सबसे आगे ने आपने ब्रीदर का यूज किया और बीच में आपने कंजर्वेटर यहां पर लगाया। उसके बाद आपको क्या लगाया, यहां पर ये दूसरे तीसरे पॉइंट पर आपने ब्रीदर को पहले, सबसे पहले आपने क्या लगाया दोस्त, ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है, वाष्प को अवशोषित करके वाष्प रहित एयर को अंदर ऑयल को भेजता है, किसको, ऑयल को, लेकिन उसमें वाष्प नहीं रहता। जो आपका ये लगा हुआ है बुकोल्ज रिले, ये क्या करता है, बुकोल्ज रिले आपके अंदर कोई सर्किट पे फॉल्ट है, अंदर कोई कोर में कहीं पर फॉल्ट आता है तो तुरंत आपको अलार्म के माध्यम से आपको बताएगा, या फिर आपका कहीं पर बड़ा फॉल्ट आता है तो ऑटोमेटिक कट करेगा। ठीक है, अगर कंजर्वेटर की बात करें तो कंजर्वेटर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा समझने का पॉइंट ये है दोस्त कि जब
आपका इसमें मतलब कि जो आपका ट्रांसफार्मर है इस सप्लाई आएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो जो आपका ऑयल है उसमें एक्सपेंशन होता है, बोले तो प्रसार। तो इतना ज़्यादा प्रसार होता है, इतना ज़्यादा प्रसार होने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब आपका हीट होता है, टेम्परेचर मतलब कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, जब हाई वोल्टेज होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है तो एक समय बाद क्या होता है, इस पूरे टैंक से आपका फिल हो जाता है, टैंक से बाहर तक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहां तक होने के कारण इसमें से जो आपकी जो हीट के फॉर्म में आपका बाहर निकल रहा है तो कंजर्वेटर क्या करता है, इतना आपका वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम का बनाया जाता है जिससे उसकी जो वाष्प आ रही कि मतलब वहां तक आपका एडजस्ट हो जाए, उस पूरे वॉल्यूम में एडजस्ट हो जाए। इसीलिए कंजर्वेटर को रखते हैं कि इससे जो आपका निकल रहा है वो उसको क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। ये पॉइंट आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो बात हो गई दोस्त ट्रांसफार्मर की। अगर हम दोस्तों इंसुलेटिंग ऑयल जो यूज किया जाता है वो आपका टू टाइप का, मतलब उसमें क्या होता है, जो आप इंसुलेटिंग ऑयल यूज करते हैं, एक तो आपका इंसुलेशन के लिए होता है, एक तो आपका इंसुलेशन के लिए यूज होता है। ओके, और दूसरा आपका जो यूज होता है, दूसरा आपका क्या होता है, वो आपका कूलिंग के लिए होता है। अर्थात जो आप यूज करते हैं यहाँ पर कूलिंग, तो दोस्त एक आपका कूलिंग के लिए और दूसरा आपका इंसुलेशन के लिए आप ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। ये चीजें आपको दोस्त यहाँ पर बार बार बैकग्राउंड आवाज आ रही थी इसलिए हमने वीडियो को बार बार रोक रहा था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने आपको क्रैकल टेस्ट बता दिया, अब यहाँ पर एसिडिटी टेस्ट की बात करेंगे, अर्थात अम्लीयता परीक्षण। तो किसी इंसुलेटिंग ऑयल की अम्लीयता परीक्षण की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि विद्युत रोधक तेल ऑक्सीकृत कैसे करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पर बताया जाता है कि विद्युत रोधक तेल बोले तो इंसुलेटिंग ऑयल ऑक्सीकृत होने पर एक जेली जैसा पदार्थ, अर्थात जिसे स्लज कहते हैं, बनाता है तथा अम्लीय हो जाने के कारण वह विद्युतीय तथा रासायनिक अर्थात इलेक्ट्रिक तथा केमिकली उपयोग में योग्य नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ दोस्त कि जब आपका जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है अगर उसमें आपके ऑक्सीकृत हुई, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन उसने एक्सेप्ट कर लिया, वही चीज कहा जा रहा था ना कि ना तो मॉइस्चर ना तो ऑक्सीजन ना तो आपका टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या इसको इफेक्ट करती है। तो यही चीज है कि यहाँ पर आपका जब इंसुलेटिंग ऑयल ऑक्सीकृत हो जाता है तो वो आपका एक जेली जैसा पदार्थ बनाता है, अर्थात थोड़ा क्या हो जाता है, उसकी श्यानता बढ़ जाती है, ये कह सकते हैं। तो क्या होता है कि एक जेली जैसा पदार्थ बनाता है जिसे आप स्लज कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे आप स्लज भी कहते हैं, स्लज। ओके, और यहां पर बनाता है, इस कारण क्या होता है, अम्लीय हो जाने के कारण इसका विद्युतीय तथा रासायनिक रूप से उपयोग करने योग्य ये नहीं रहता, अर्थात आपका ऑयल फिर ये खराब हुई हो जाता है, ये कह सकते हैं। इसकी अम्लीयता जानने के लिए हम करेंगे क्या, ये KOH के साथ इसका ट्राइट्रेशन कराते हैं, KOH। ठीक है, QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम ट्राइट्रेशन कराएंगे और इसमें अगर आपकी तेल की अम्लीयता 0.05 mg, ठीक है, 0.05 mg KOH, ध्यान दीजिएगा, QH मतलब किलोग्राम कह रहे हैं दोस्त, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर तेल की अम्लीयता आपकी 0.05 मिलीग्राम, ये लिखा हुआ है mg, मिलीग्राम से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए, अर्थात आपका इससे अधिक है तो आपकी अम्लीयता मतलब उसकी बढ़ जाएगी, जिससे आपका तेल किसी काम का नहीं रहेगा। और तो तेल में स्लज की मात्रा है वो आपका 0.1% से अधिक, यहां पर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो एसिडिटी टेस्ट में अर्थात आपको अम्लीयता परीक्षण में आपको यह पता चला कि आपके तेल की अम्लीयता 0.05 mg या इससे कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें स्लज की मात्रा जो इसका भार है, वेट है, उसमें 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होने पर आपकी अम्लीयता जो आपका इंसुलेशन ऑयल है उसका बढ़ेगा और इससे अम्लीयता के कारण आपका ऑयल वहां पर खराब माना जाएगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझ भी सकते हैं, श्यानता परीक्षण बोले तो विस्कोसिटी टेस्ट। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, वहां पर श्यानता बल या फिर उसमें भी आपने विस्कोसिटी पढ़ा होगा। देखिए दोस्त, जो आपका वाटर होता है, वाटर है तो वाटर में क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी, और अगर आप शहद का एग्जांपल ले, शहद का विस्कोसिटी, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, अर्थात आपको यहां पर शहद दिया गया और आपको सिंपल जल दिया गया, ठीक है, पानी, तो इसमें किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, शहद की विस्कोसिटी आपकी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा गाढ़ापन एक प्रकार से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे शहद में पानी की तुलना में, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए क्या है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा
ज्यादा है, ऐसे आप समझिए। तो यहां पर होता क्या है कि जब आप इंसुलेशन ऑयल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंसुलेशन ऑयल की सान्द्रता उसके विद्युत रोधन एवं ताप विसर्जन गुणों को प्रभावित करती है। अर्थात अगर सान्द्रता आपकी क्या है, यहां पर समझिएगा, अगर सान्द्रता आपका जो सान्द्रता है विस्कोसिटी है उसके कारण आपका इंसुलेशन पर भी और ताप विसर्जन के गुणों को भी प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। अतः उन कार्यों को प्रभावी संपादन के लिए सान्द्रता एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको यह फिक्स बताया गया कि आपका जो विद्युत रोधन तेल का इंसुलेशन है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 सेंटी स्टोक से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपने फार्मूला जब पढ़ा होगा F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू V, ये किसका फार्मूला है? ये दोस्त आपके फोर्स का फार्मूला होता है। किसका? जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, इसी को कहते हैं स्टोक्स लॉ, इसी को कहते हैं स्टोक्स का नियम या स्टोक्स लॉ कहते हैं। आपने साध्यता भी आपने पढ़ा था, आपने फिजिक्स में आपको ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये चीज आपको ध्यान होगा चूंकि आपने फिजिक्स में ये चीजें पढ़ा है। F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू वी, तो यहां पर F वही फोर्स आपका स्टोक्स का कार्य कर रहा है, तो वही जो आपका मीजर कर रहा है वो स्टोक्स में कर रहा है। तो सेंटी स्टोक्स से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 27 सेंटी स्टोक सान्द्रता अर्थात उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए। इससे अधिक आपकी होगी तो आपका जो ऑयल है वो खराब माना जाएगा। ये चीज आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब विस्कोसिटी का मतलब देखिए दोस्त सिंपल सी बात है, अगर आपका कह सकते हैं कि ऑयल ज्यादा आपका कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो किसी काम का वो नहीं रह जाएगा। इसलिए एक रखा गया है कि आप 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में वो 27 सेंटी स्टोक से अधिक उसका इंसुलेशन ऑयल का आपका विस्कोसिटी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये तो आपका आसान है, 27 पर 27 किस पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या 27 सेंटी स्टोक, ये तो आपको याद रहेगा। इंपॉर्टेंट है, चीजें आगे आपको काम आएंगी। अभी तो आपको ये चीजें मतलब आप अभी थ्योरी देख रहे हैं, लेकिन आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको डाटा याद करना पड़ेगा, तब आपको कंपटीशन में डाटा का बहुत वहां पर मेन पॉइंट वहां पर भी डाटा हो जाता है, क्योंकि आपको डेटा से ही डायरेक्ट वहां पूछता है इस प्रकार क्वेश्चन आप बताइए, तो वहां पर यही आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, तो अब आपको ये विस्कोसिटी क्या होता है ये नहीं पूछेगा, तब आपसे ये पूछेगा कि आप विस्कोसिटी कितने से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रख सकते हैं, ये पूछा जाता है। ओके, चलिए दमन बिंदु की बात करें तो फ्लैश पॉइंट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो तेल का तापमान बढ़ने पर उसमें आग लग सकती है, अतः उसे कम ताप पर ज्वाला से प्रभावित होने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात विद्युत रोधन तेल के लिए वह अधिकतम ताप, वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर वह ज्वाला सम्मुख लाने पर भी आग नहीं पकड़ता है, उसे आप कहते हैं फ्लैश पॉइंट। ओके, क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट। इस तेल के लिए कम से कम इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है उसका फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? इसका मतलब यह हुआ जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है, जो आपका टैंक के अंदर, उस टैंक के अंदर जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल फिल है, उस इंसुलेटिंग ऑयल का अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आपका बढ़ता है तो उसमें आग नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर गया और उसमें आग लग गई, तो वही फ्लैश पॉइंट है। तो फ्लैश पॉइंट मतलब दमन बिंदु, उसमें आग लगने वाला बिंदु, अर्थात किस पॉइंट तक उसमें आग लग जाता है। तो जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर, जितना ज्यादा से ज्यादा वो रहेगा टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका जो वैल्यू रहेगी फ्लैश पॉइंट की उतना ही बेटर है। तो जो आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात इतने टेम्परेचर तक अगर आपका ट्रांसफार्मर में जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है, इंसुलेटिंग ऑयल है, अगर वो हीट होता है तो आपका वो क्या होगा, जलेगा नहीं। यही चीज कहा जा रहा है कि आपका कम से कम आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका होना चाहिए। यहां तक तो आपका नहीं जलेगा, लेकिन इससे ज्यादा होने पर, इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट का मतलब है वहां पर इस पॉइंट के बाद वो जल जाएगा। ओके, लेकिन इतना टेम्परेचर, ये सारी चीजों को समझ के ही यहां पर रखा जाता है। अर्थात 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रहेगा तो वो आपका जलेगा नहीं। ओके, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें यहां पर की जाती हैं, तो वही चीज यहां पर लिखा गया है। तो फ्लैश पॉइंट के बाद एक लास्ट क्या है दोस्त, आपका फिफ्थ नंबर पर आता है, आपका आता है पोर पॉइंट टेस्ट। पोर पॉइंट टेस्ट क्या होता है?
तेल जब ठंडा होता है, अभी आपका जब तेल क्या हुआ था, गर्म हुआ था, तो तेल गर्म होने में क्या हुआ था कि आपका इतना गर्म हुआ कि अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर भी आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर भी आपका नहीं जला, उससे ज़्यादा होगा तो वो आपका तेल क्या होगा, जलने लगेगा। तो आपका तेल क्या होगा, जलने लगेगा। जिस पॉइंट तक वो आपका एकदम चरम सीमा पर पहुंचता है, एकदम आपका मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और वहां तक आपको पहुंचने पर नहीं जलता है, वही आपका फ्लैश पॉइंट हुआ। उससे आगे जाने पर वो तुरंत तेल आपका जो जलने लगेगा, तो वही तक जहां तक वो नहीं जलता है तेल, वो फ्लैश पॉइंट है। अब ये अभी तो गर्म हुआ, अब मान लीजिए आपका तेल क्या हुआ कि आपका सप्लाई कट गया, तो आपका ट्रांसफार्मर में जो आपका ऑयल है वो ठंडा होता है। तो जब आपका तेल ठंडा होता है तो वो आपका जम सकता है, तो जमी हुई अवस्था में विसर्जन का कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, तो ठंडे स्थानों पर तेल जम जाता है। तो यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति, तो वो विसर्जन कार्य के लिए आपका सक्षम नहीं होता। जैसे आपका तेल ठंडा हुआ वो जम सकता है, अगर जमा तो वो आपका विसर्जन कार्य के लिए अर्थात फिर दोबारा कार्य के लिए नहीं रहेगा, उपलब्ध आपका नहीं रहेगा। ये ठंडे स्थानों पर तेल जम जाता है। तो वह न्यूनतम मान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर विद्युत रेधन तेल जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है नहीं जमने देता है या नहीं जमता है, वो आपका पोर पॉइंट कहलाता है। तो विद्युत रोधन तेल के लिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया। कितना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि जो आपका टैंक के अंदर इंसुलेटिंग ऑयल है, इसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि आपका ऑयल जो है जम जाता है। लेकिन आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमती है, लेकिन इसका हमने इतना रखा है, इसका पोर पॉइंट मतलब अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड के -10 डिग्री सेंटीग्रेड के और नीचे आपका जाता है, अर्थात -11 डिग्री सेंटीग्रेड, -12 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 10 से आगे आपका गया तो उस कंडीशन में, अर्थात 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ, -10 से -11, -12, -13, माइनस में और आगे बढ़ा, तो उस कंडीशन में आपका तेल जम जाएगा। लेकिन आपका जो निर्धारित किया गया है पोर पॉइंट टेस्ट में, वो अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक है या इससे कम है, तब तक आपका तेल यहां पर नहीं जमेगा। तो इसीलिए रखा जाता है कि कम से कम अगर इस प्रकार होता तो आपका दोस्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता, जैसे बर्फ जमती है वैसे ये भी जम जाता। लेकिन आपका जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, अर्थात वहां पर भी रखने पर आपका जो तेल है वो नहीं जमेगा। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परावैद्युत सामर्थ्य जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसका आपको मीजर करना था। तो आपका जो ऑयल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, तो होता क्या है दोस्त कि विद्युत रोधन तेल की प्रति मिलीमीटर मोटी परत, देखिए ऐसे समझिए कि जो आपका ऑयल है, जो आपका यहां पर टैंक में ऑयल है, इस प्रकार से उसमें परत है, क्या है, परत है। तो दोस्त श्यानता क्या होता है उसमें, श्यानता जो आप विस्कोसिटी देखते हैं उसमें क्या होता है, तो परत के, एक परत का दूसरे परत के बीच एक दूसरे ऊपर जो फिसलन होती है, जिनकी फिसलन आपकी बहुत कम होती है उसका मतलब श्यानता ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। जिनके एक दूसरे के ऊपर फिसलन ज्यादा होती है, अर्थात एक दूसरे की परत जो है फिसल जाती है, तो मतलब इनकी विस्कोसिटी कम है, ऐसा आप समझिए। तो यहां पर तेल की जो परत है, जो तेल की यहां पर परत है, तो प्रति मिलीमीटर मोटी परत पर जब आपका क्या होता है कि विद्युत रोधन तेल की प्रति मिलीमीटर मोटी परत पर बिना भंजित अर्थात ब्रेक डाउन हुए वहन कर ली जाने वाली उच्चतम वोल्टता, वह आपकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसका मान नए विद्युत रोधन के लिए 7.5 किलोवोल्ट प्रति एमएम और शुद्धिकृत तेल के लिए 12.5 किलोवोल्ट प्रति एमएम से कम नहीं होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा दोस्त मतलब है कि जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है उसका आप जितना हाईएस्ट टेम्परेचर अर्थात उच्चतम, जितना हो सके उतना आप उच्चतम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, और तब भी जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसमें किसी प्रकार की स्पार्किंग, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है आपके जो आपका इंसुलेटिंग ऑयल है, तो वो आपका क्या होता है, वो हाईएस्ट, जिस पर आपका हाईएस्ट वोल्टेज तक उसमें कोई स्पार्किंग नहीं होती, वही उसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि आपको नए विद्युत रोधन तेल के लिए 7.5 केवी प्रति एमएम होती है और शुद्धिकृत तेल के लिए आपका 12.5 केवी प्रति एमएम आपकी होती है, अर्थात इससे कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात इतना ही आपको बताया गया कि आपकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कम से कम आपका 7.5 नए विद्युत रोधन तेल के लिए और जो शुद्धिकृत तेल है इनके लिए 12.5 केवी प्रति एमएम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब आपने सिंपल ये समझा कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी सामर्थ्य कितनी है आपके इंसुलेटिंग ऑयल की, अर्थात अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं
उसमें किसी प्रकार का स्पार्किंग, कोई आपका वहां पर कुछ भी आपका वैसा नहीं हो रहा था, तो उसकी सहन क्षमता, ये समझिए उसकी सहन क्षमता। तो परावैद्युत सामर्थ्य मतलब आपने उसकी सहन क्षमता समझिए कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो कितना ज़्यादा सह सकता है वोल्टेज को। तो जो हाईएस्ट वोल्टेज होगा वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ओके, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगी। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो कमेंट में आप जय हिंद आप जरूर लिख के बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा, मेरा सपोर्ट किया, जिससे मैं चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।